देखिए, आज हम लोग संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है संसद का संयुक्त अधिवेशन। अब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता कब है? मान लीजिए एक सदन से कोई विधेयक पास हो गया है और दूसरे सदन में विधेयक पास नहीं हुआ, तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब देखिएगा, जो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक ना। अब देखिए, संयुक्त अधिवेशन किसके लिए बुलाया जाता है? या तो सामान्य विधेयक हो या वित्त विधेयक हो। सामान्य विधेयक के लिए बुलाया जाएगा या तो वित्त विधेयक के लिए। याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है, ठीक ना। और आज तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। लोकसभा और राज्यसभा की आज तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहली जो बैठक थी वह दहेज निषेध विधेयक को लेकर थी, ठीक ना। दूसरी जो विधेयक थी बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक था और जो तीसरा विधेयक था आतंकवाद निरोधक विधेयक, कोटा को लेकर था, ठीक ना। तो ये हुआ आपका संयुक्त अधिवेशन। एक बार और देख लीजिए, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक ना। और संयुक्त अधिवेशन केवल सामान्य विधेयक और वित्त विधेयक के लिए बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। आज तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहली बार दहेज को लेकर बुलाई गई थी, दहेज निषेध विधेयक को लेकर। दूसरी बार बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक को लेकर और तीसरी बार आतंकवाद निरोधक विधेयक को लेकर, ठीक ना। अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब देखिए, राष्ट्रपति को यदि हटाना हो तो राष्ट्रपति पे हम क्या लगाएंगे? महाभियोग। और महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 61 में दी गई है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। लेकिन याद रखिएगा, महाभियोग शब्द 2 जगह प्रयोग किया गया है, एक अनुच्छेद 56 में और एक अनुच्छेद 61 में। महाभियोग शब्द का प्रयोग 2 जगह किया गया है, 56 और 61 में। लेकिन जो प्रक्रिया दी गई है महाभियोग की प्रक्रिया, वह 61 में दी गई है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का मात्र एक ही आधार है, मात्र एक ही आधार है, और वह आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण, ठीक ना। मात्र एक ही आधार है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का, और यह क्या है? संविधान का अतिक्रमण। लेकिन याद रखिएगा, संविधान के अतिक्रमण शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ये अतिक्रमण होता क्या है, ठीक ना। अब महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में पहले आप ला सकते हैं, या तो राज्यसभा में लाएं या लोकसभा में लाएं, ठीक ना। जो सदन प्रस्ताव लाएगा उसके 1/4 सदस्य
हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देंगे। देखिए, मान लीजिए अगर कोई भी सदन ला रहा है राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग, तो उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर सहित लेख राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देंगे कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगाने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, उसके बाद वह सदन 2/3 बहुमत से अगर विधेयक को पारित कर देगा, तब वह विधेयक कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। अब दूसरा सदन करता क्या है? दूसरा सदन उस विधेयक की करता है जांच। अगर जांच में सही पाया जाता है तो वह 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित करता है। अगर दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से विधेयक पारित हो गया तो राष्ट्रपति उसी दिन हट जाता है। एक याद रखिएगा, राष्ट्रपति को भी मौका दिया जाता है इसमें बोलने का, या ये अपना पक्ष रखिए। दूसरा सदन जांच करता है, इसलिए महाभियोग जो है एक अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभियोग कैसा प्रक्रिया है? अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक ना? अब देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो की गई थी 1953 में की गई। कब की गई थी? 1953 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 55 में। आयोग की स्थापना की गई, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 53 में, रिपोर्ट सौंपी 55 में। अब इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। फजल अली थे। और इसके 2 सदस्य भी थे, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक ना? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी और रिपोर्ट 1955 में सौंपा। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके 2 सदस्य थे, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। क्वेश्चन पूछता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए? 14, 6। ठीक ना? अब आइए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, राज्यपाल के बारे में कुछ चीजें हैं कि अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल में निहित है, लेकिन वास्तविक रूप से मंत्री परिषद में निहित होती है। अब अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन बाद में जाके 7वां संविधान संशोधन किया गया और 7वें संविधान संशोधन में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है। ठीक ना? तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संशोधन द्वारा कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। अब देखिएगा, अनुच्छेद 155 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 155 के तहत, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।
जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसी प्रकार एक और है महान न्यायवादी, वह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब देखिएगा यह अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 164 के तहत 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक ना, 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल, अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक ना, तो 213 के द्वारा राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। अब अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। 200 में ये कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। ठीक ना, अब देखिएगा वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 280 के तहत करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वह 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अब वित्त आयोग के सिफारिश पर ही संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय बंटवारा होता है। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही रहने दो।